हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में कक्षा 7 के लिए विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय 7 प्रकृति में ऊष्मा का स्थानांतरण, इस पाठ के मुख्य परिभाषाएं, पाठ के अंदर के सभी प्रश्न, पाठ के अंत के सभी प्रश्नों के उत्तर और पाठ के अंदर जितने भी क्रियाकलाप या एक्टिविटीज दे रखी हैं उन सभी को समझने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब पाठ में आई हुई मुख्य परिभाषाओं को समझते हैं। इसमें सबसे पहले है चालन किसे कहते हैं। उत्तर है वह प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु के गर्म भाग से ऊष्मा का स्थानांतरण ठंडे भाग की ओर होता है, उस प्रक्रिया को चालन कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो कण गर्म हो जाते हैं वे स्वयं स्थानांतरित नहीं होते हैं, यानी कि वे अपनी जगह से नहीं हटते हैं बल्कि अपनी ऊष्मा को अपने से अगले कण को स्थानांतरित कर देते हैं। यानी कि इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक कण से दूसरे कण को होता है। इसमें कण स्वयं अपनी जगह को नहीं छोड़ता है और यह प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती रहती है। दूसरा है कि सुचालक किसे कहते हैं। उत्तर ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा को अपने में से जल्दी से संचारित होने देते हैं, यानी कि आराम से बहने देते हैं या प्रवाहित होने देते हैं, वे ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। इसी तरह से है कुचालक किसे कहते हैं। उत्तर है ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा को अपने में से जल्दी से संचारित नहीं होने देते हैं या अपने अंदर से जल्दी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं, वे ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं, जैसे कि मृदा यानी कि मिट्टी तथा चीनी मिट्टी के कप। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 है कि समुद्र समीर और स्थल समीर किसे कहते हैं। सबसे पहले हम समुद्र समीर को समझते हैं। तो दिन के समय समुद्र तट यानी कि स्थल या समुद्र का आसपास का क्षेत्र समुद्र जल की तुलना में अधिक गर्म होता है। इस कारण से गर्म हवाएं समुद्र तट या स्थल से ऊपर की ओर उठती हैं और ठंडी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं। समुद्र से स्थल की ओर ठंडी हवाओं के गमन को समुद्र समीर कहते हैं, क्योंकि दिन में सूरज की गर्मी के कारण जो समुद्र तट का आसपास का क्षेत्र है वह गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण वहां की जो हवा है वह भी गर्म होती है, लेकिन समुद्र जल ठंडा होने के कारण उसके ऊपर की जो हवा है वह भी ठंडी होती है। तो इसीलिए समुद्र जल की जो ठंडी हवा है वह अब समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से ठंडी हवा के समुद्र से स्थल की ओर प्रवाह को या गमन को समुद्र समीर कहते हैं। वहीं देखिए रात के समय में यह प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। सूर्य के प्रकाश के अभाव में रात के समय में समुद्र तट यानी कि स्थल समुद्र जल की तुलना में अधिक ठंडा होता है। परिणाम स्वरूप समुद्र के ऊपर की हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है तथा समुद्र स्थल की ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है। स्थल से समुद्र की ओर ठंडी हवा के गमन को स्थल समीर कहते हैं। तो देखिए रात के समय में क्या होता है, सूर्य का अभाव होता है, जिसके कारण जो समुद्र के आसपास का क्षेत्र या जो स्थल होता है वह तेजी से ठंडा होता है समुद्र जल की तुलना में। तो इसलिए समुद्र स्थल के ऊपर की जो वायु है या हवा है वह ठंडी होती है और समुद्र के ऊपर की जो वायु है वह गर्म होती है। तो समुद्र स्थल की या समुद्री तटीय क्षेत्रों के ऊपर की जो ठंडी हवा है वह अब समुद्र की ओर बहने लगती है रात के समय में। तो इस प्रकार से ठंडी हवा के स्थल से समुद्र की ओर गमन को स्थल समीर कहते हैं। प्रश्न संख्या 5, विकिरण किसे कहते हैं। उत्तर है जिस प्रक्रिया से ऊष्मा का स्थानांतरण सूर्य या फिर आग जैसी गर्म वस्तुओं से हमारे शरीर तक सीधा पहुंचता है उसे विकिरण कहा जाता है। छठा है वर्षण किसे कहते हैं। उत्तर है जब जल बाष्पीकृत होकर के ऊपर उठता है तो फिर यह बाष्प ठंडी हो जाती है और संघनित यानी कि इकट्ठी होकर के बादलों का निर्माण करती है। इन बादलों से जल वर्षा या फिर हिम और ओलों के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। इस प्रक्रिया को ही वर्षण कहते हैं। प्रश्न संख्या 7, जल चक्र किसे कहते हैं। उत्तर है जल वाष्प बनकर के पानी लगातार ऊपर जाता रहता है और यही जल वाष्प वर्षण या वर्षा के द्वारा वापस नीचे की ओर आता रहता है। इस लगातार चलने वाली प्रक्रिया को ही जल चक्र कहते हैं, यानी कि जल का वाष्प के रूप में बादल बनना और बादलों से फिर बरसात का होना, और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रक्रिया को ही जल चक्र कहते हैं। 8वां है अंतः स्यंदन किसे कहते हैं। उत्तर है मृदा और चट्टानों से सतही जल यानी कि भूमि पर स्थित जल
के रिसने या भूमि के अंदर जाने की जो प्रक्रिया है उसे रिसाव या अंतः स्यंदन कहलाती है या कहते हैं। प्रश्न संख्या 9, हिम स्तूप किसे कहते हैं? उत्तर है बसंत के मौसम में लद्दाख में प्राय जल धाराएं, पीने के पानी के स्रोत ये सूख जाते हैं, जिससे कि जल की कमी हो जाती है। इस कमी से निपटने के लिए शीतकाल में पहाड़ी जल धाराओं से भूमिगत जल को पाइप के द्वारा नीचे की ओर प्रवाहित किया जाता है। इस जल को फुहारों की तरह ठंडी वायु में गिराया जाता है, जिससे कि जब यह जल नीचे की तरफ गिरता है तो कम तापमान होने के कारण ठंडा होकर के जमता जाता है और परत की दर परत उस पर हिम या बर्फ बढ़ती जाती है, जिससे कि यह एक लंबी शंकु के आकार की संरचना बन जाती है। इस संरचना को ही हिम स्तूप कहते हैं। बसंत के मौसम में यही स्तूप धीरे धीरे पिघल करके खेती के लिए और गर्मियों में अन्य आवश्यकताओं के लिए जल प्रदान करता है। पाठ के अंदर के सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 91 पर स्थित प्रश्न है, भोजन बनाने के लिए सामान्यतः धातु के पात्रों का ही उपयोग क्यों किया जाता है? यानी कि विभिन्न प्रकार के धातु से बने हुए बर्तनों का ही प्रयोग क्यों किया जाता है तथा चाय अथवा कॉफी पीने के लिए मृदा यानी कि मिट्टी या फिर चीनी मिट्टी के कप क्यों पसंद करते हैं? यानी कि जब हम खाना पकाते हैं तब तो हम धातु के बर्तनों का प्रयोग करते हैं, वहीं जब हम चाय या कॉफी पीते हैं तो उसके लिए हम मिट्टी या फिर चीनी मिट्टी के बने हुए कपों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि धातुएं ऊष्मा के सुचालक होने के कारण अपने में से सरलता से ऊष्मा को संचरित होने देती हैं, जिससे कि भोजन जल्दी से गर्म होकर के जल्दी से पक जाता है। इसीलिए हम भोजन पकाने के लिए धातु के पात्रों का प्रयोग करते हैं। अब है कि हम चाय या कॉफी पीने के लिए मिट्टी या फिर चीनी मिट्टी के कप क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि मृदा यानी कि मिट्टी तथा चीनी मिट्टी यानी कि पोर्सिलेन ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अब कुचालक की हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी कि जो अपने अंदर से ऊष्मा को आसानी से जाने नहीं देते हैं, जिससे कि उनमें रखी हुई चाय या कॉफी की ऊष्मा जल्दी से बाहर नहीं जा पाती है और इसीलिए चाय या कॉफी जल्दी से ठंडे नहीं होते हैं। इसीलिए चाय या कॉफी पीने के लिए मृदा या फिर चीनी मिट्टी के कपों को पसंद किया जाता है। प्रश्न संख्या 92 पर स्थित प्रश्न है, हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हैं? उत्तर है ऊनी कपड़े अपने छिद्रों में वायु को फंसा लेते हैं और यह वायु ऊष्मा की कुचालक होने के कारण हमारे शरीर में स्थित ऊष्मा को बाहर के वातावरण में जाने से कम कर देती है या रोक देती है। परिणाम स्वरूप ऊष्मा के हमारे शरीर में बने रहने से हमें गर्मी का एहसास होता है। दूसरा प्रश्न है, धुआं ऊपर क्यों उठता है? उत्तर है जब धुआं उत्पन्न होता है तो वह सामान्यतः गर्म होता है और संवहन के कारण गर्म धुआं आसपास की हवा से हल्का होता है और ऊपर की तरफ उठता है। प्रश्न संख्या 93 पर स्थित प्रश्न है, द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? क्या द्रव भी गर्म करने पर हवा के समान ऊपर उठते हैं? उत्तर है कि जब किसी पात्र में जल को या फिर किसी भी द्रव को गर्म किया जाता है तो नीचे का जल गर्म होकर के गर्म हो जाता है, फैल जाता है और हल्का हो जाता है। अब हल्का होने के कारण वह ऊपर की तरफ उठता है। गर्म जल के ऊपर उठने पर ठंडा और भारी जल नीचे आ जाता है, यानी कि गर्म जल ऊपर चला जाता है और उसका स्थान लेने के लिए जो भारी और ठंडा जल है वह अब नीचे की तरफ आ जाता है। तो यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है, यानी कि गर्म जल का हल्का होने पर फैलने पर ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है वह संवहन कहलाती है और यह तब तक चलती है जब तक कि पूरा द्रव गर्म ना हो जाए, यानी कि गर्म जल ऊपर जाता रहता है, ठंडा जल उसकी जगह पर नीचे आता रहता है और यह तब तक प्रक्रिया चलती है जब तक कि पूरा द्रव या पूरा जल गर्म ना हो जाए। इस प्रकार से हवा की तरह ही द्रव भी गर्म होने पर ऊपर उठते हैं, अर्थात जब द्रवों को गर्म किया जाता है तो उनमें ऊष्मा के कारण यह संवहन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण कि द्रव भी गर्म करने पर ऊपर की तरफ उठते हैं। प्रश्न संख्या 99 पर स्थित प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से जल का अंतः स्यंदन किस प्रकार से होता है? यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो जल स्थित है वह पृथ्वी के नीचे तल तक किस प्रकार से पहुंचता है या पृथ्वी के सतह से जल का रिसाव नीचे सतह तक किस प्रकार से होता है? उत्तर है मृदा और चट्टानों से सतही जल के रिसने की प्रक्रिया रिसाव या अंतः स्यंदन कहलाती है। सतह से नीचे अवसादों के छिद्रों और चट्टानों की जो दीवारें हैं उनसे जो जल रिसता है वह भौम या फिर भूमि जल के रूप में संचित हो जाता है
तथा इन अवसादों, खाइयों एवं चट्टानों की इन भूमिगत परतों को जिनमें कि यह जल भंडारित या संचित रहता है उन्हें जलभृत कहते हैं। यानी कि सतह के नीचे जो गहरी गहरी खाइयां या खड्डे हैं या फिर चट्टानों की जो दीवारें हैं उनके अंदर यह सतही जल जाकर के इकट्ठा हो जाता है या संचित हो जाता है। इसे कहते हैं भौम जल या भूमि जल। और ये जो बड़े बड़े गड्ढे हैं या बड़े बड़े गहरी गहरी खाइयां हैं, चट्टानों की जो दीवारें हैं जिनमें कि यह भूमि जल संरक्षित रहता है, उन खड्डों को, उन खाइयों को या चट्टानों की दीवारों को ही जलभृत कहते हैं। अब देखिए पाठ के अंत में जो प्रश्न दे रखे हैं उनके भी एक एक करके उत्तर को देखते हैं। आइए और अधिक सीखें। इसमें पहला प्रश्न है, प्रत्येक के लिए एक सही विकल्प चुनिए। आपके पिताजी ने एक सॉसपैन खरीदा जो 2 भिन्न पदार्थों का एवं ख से बना है, जैसा कि चित्र 7.14 में दर्शाया गया है। पदार्थ का और ख के निम्नलिखित गुण धर्म हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह का सॉसपैन खरीदा गया है जिसमें कि यह क और ख 2 पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। अब हमें ये बताना है कि क और ख के निम्नलिखित गुणधर्म क्या हैं। अब यहाँ पर ये 4 विकल्प दे रखा है। अब हमें इनमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए क विकल्प है कि क और ख दोनों ही ऊष्मा के सुचालक हैं। यानी कि क वाला भाग है जिसमें कि हम खाना पकाते हैं और ख वाला भाग है वह हैंडल जिससे कि हम इसको पकड़ते हैं। तो अब इसमें दे रखा है क विकल्प कि क और ख दोनों ही ऊष्मा के सुचालक हैं। यानी कि क वाला भाग भी गर्म हो जाता है अच्छी तरह से और ख वाला भाग भी गर्म हो जाता है। ऊष्मा के सुचालक करता है कि इसमें ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। तो क और ख क्या दोनों ही भाग ऊष्मा के सुचालक हैं? पहला विकल्प। ख विकल्प है कि क और ख दोनों ही ऊष्मा के कुचालक हैं। यानी कि ना तो का वाले भाग में ऊष्मा प्रवाहित होती है ना ही खा वाले भाग में ऊष्मा प्रवाहित होती है। ये दोनों ही कुचालक हैं। तो क्या यह विकल्प सही है? या फिर ग विकल्प है कि क ऊष्मा का सुचालक है और ख कुचालक है। यानी कि जिस भाग में हम भोजन पकाते हैं यह क वाला भाग, यह तो ऊष्मा का सुचालक है और जिस हैंडल से हम इस सॉसपैन को पकड़ते हैं वह ऊष्मा का कुचालक है। तो क्या यह विकल्प सही है? या फिर घ विकल्प दे रखा है कि क ऊष्मा का कुचालक है और ख सुचालक है। यानी कि जिस भाग में हम खाना पकाते हैं वह तो ऊष्मा का कुचालक है, यानी कि वह तो गर्म नहीं होता है, लेकिन जिस भाग से हम इस सॉसपैन को पकड़ते हैं यानी कि हैंडल वह ऊष्मा का सुचालक है। तो अब हमें बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए जो ग वाला विकल्प है कि क तो ऊष्मा का सुचालक है, यानी कि यह वाला भाग जिसमें कि हम भोजन पकाते हैं, क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है इसीलिए हम इसमें आसानी से भोजन पका पाते हैं। ये तेजी से गर्म हो जाता है और खाना भी जल्दी से पक जाता है। वहीं जो ख वाला भाग है यानी कि इस सॉसपैन का हैंडल, यह ऊष्मा का कुचालक है। कुचालक होने की वजह से यह गर्म नहीं होता है और हम आसानी से इस हैंडल को पकड़ पाते हैं। तो इसलिए जो ग वाला विकल्प है वह सही है। तो इस तरह से हम इस उत्तर में लिखेंगे ग विकल्प को कि क तो ऊष्मा का सुचालक है और ख कुचालक है। अब देखिए इसी में ही दूसरा प्रश्न है कि चित्र 7.15 में दर्शाए अनुसार मोम के साथ में एक धातु पट्टी पर पिनों को चिपकाया जाता है और एक जलती हुई मोमबत्ती पट्टी के नीचे रखी जाती है। निम्नलिखित में से क्या घटित होगा? और यहाँ पर ये 4 विकल्प दे रखे हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हम चित्र 7.15 को समझें कि इसमें किस प्रकार से व्यवस्था की है ऊष्मा के स्थानांतरण की व्यवस्था। तो इसमें देखिए ये एक स्टैंड है जिसके ऊपर एक धातु की पट्टी लगी हुई है और इस पट्टी के ऊपर ये 4 पिनें 1 2 3 4, इन चारों पिनों को मोम की सहायता से चिपका दिया है और पिन संख्या 2 और 3 के बिल्कुल बीचों बीच में ये जलती हुई मोमबत्ती को रखा है। अब हमें बताना है कि जो 4 विकल्प दे रखे हैं उन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए क विकल्प है कि सभी पिन लगभग समान समय पर गिरेंगी। ख दे रखा है कथन कि पिन 1 और 2 पिन 3 और 4 से पहले गिरेंगी, यानी कि ये दोनों पिनें पहले गिर जाएंगी और 3 और 4 पिन बाद में गिरेंगी। ग विकल्प है कि पिन 1 और 2 पिन 3 और 4 के बाद में गिरेंगी। या फिर घ विकल्प है कि पिन 2 और 3 लगभग समान समय पर गिरेंगी। तो अब देखिए पिन संख्या 2 और 3 के बीच में जब जलती हुई मोमबत्ती को रखा है तो अब इनमें देखिए बिल्कुल बीच में ये मोमबत्ती जल रही है, तो मोमबत्ती से जो ऊष्मा या गर्मी निकलती है वह भी पिन संख्या 2 और 3 तक लगभग समान समय पर ही पहुंचती है। तो जब ऊष्मा या गर्मी इन दोनों पिनों पर समान समय पर पहुंचेगी तो ये दोनों पिनें समान समय पर ही गर्म होंगी, जिसके कारण ये लगभग एक समान समय पर ही नीचे गिरेंगी। तो इसलिए जो यह विकल्प है कि पिन संख्या 2 और 3 लगभग समान समय पर गिरेंगी, यह विकल्प सही है।
तो इस तरह से उत्तर लिखेंगे हम यह विकल्प को कि पिन 2 और 3 लगभग समान समय पर गिरेंगी। प्रश्न संख्या 3 है, एक धूम्र संसूचक यंत्र वह यंत्र है जो धुएं का पता लगाता है और अलार्म बजा देता है। मान लीजिए कि आप अपने कमरे में एक धूम्र संसूचक यंत्र लगा रहे हैं। इस यंत्र को लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान होगा। तो इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं। सही विकल्प को हमें चुनना है। क है फर्श के पास में, ख है दीवारों के मध्य में, ग है छत पर और घ विकल्प है कमरे में कहीं पर। तो देखिए इसमें जो सही विकल्प है वह है ग छत पर। अब हम छत पर क्यों लगाना चाहेंगे? तो इसमें देखिए जो धुआं है उसका क्या गुण होता है कि वह गर्म गैसों से और गर्म कणों से मिलकर के बना होता है। तो गर्म होने के कारण यह हल्का होता है और हल्का होने की वजह से यह ऊपर की तरफ उड़ता है। तो जैसे ही धुआं निकलेगा तो वह ऊपर की तरफ जाएगा और जब छत के ऊपर हमने धूम्र संसूचक यंत्र लगा होगा तो वह तुरंत ही धुएं का पता लगा लेगा और अलार्म बजा देगा। तो इसलिए छत के ऊपर ही धूम्र संसूचक यंत्र को लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान होगा। तो इस तरह से सही विकल्प है ग छत पर। तीसरा प्रश्न है, कारण सहित बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। यानी कि यदि कथन सत्य है या फिर असत्य है तो हमें उसका कारण बताना है कि वह गलत है तो क्यों गलत है और सही है तो क्यों सही है। क्या वाक्य है, ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन के द्वारा होता है, तो यह कथन असत्य है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में लिख देंगे कथन को कि यह असत्य है। अब यह असत्य क्यों है, इसका कारण है कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का जो है वह चालन के द्वारा स्थानांतरित होती है, संवहन के द्वारा स्थानांतरण नहीं होता है। इसी तरह से ख वाक्य है, चालन में ऊष्मा का स्थानांतरण कणों की वास्तविक गति के द्वारा होता है, तो यह कथन असत्य है। ब्रैकेट में हम लिख देंगे असत्य। अब यह असत्य क्यों है, तो देखिए इसका कारण है कि जो कण गर्म हो जाते हैं, यानी कि ठोसों को जब हम गर्म करते हैं तो इनके जो कण गर्म हो जाते हैं वे स्वयं गति नहीं करते हैं, बल्कि अपनी ऊष्मा को अपने से अगले कण को स्थानांतरित कर देते हैं। यानी कि चालन में जो कण हैं वे स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, जैसा कि द्रव और गैसों में होता है। ठोसों में ये अपनी जगह पर ही जो कण है वो बने रहते हैं। ये अपनी ऊष्मा को अगले कण के ऊपर स्थानांतरित कर देते हैं। इसी प्रकार से अगला कण अपनी ऊष्मा को अपने से आगे वाले कण की तरफ स्थानांतरित कर देता है। तो इसीलिए चालन में ऊष्मा का स्थानांतरण में कणों की वास्तविक गति नहीं होती है, यानी कि कण वास्तविक रूप से अपनी जगह को नहीं बदलते हैं। तो इसलिए यह कथन असत्य है। यहाँ हम लिख देंगे असत्य। ग है वाक्य, मृदा की सतह वाले क्षेत्रों से बालू की सतह वाले क्षेत्रों की तुलना में जल का रिसाव अधिक होता है। यानी कि जो सामान्य मिट्टी होती है वहां जो क्षेत्र है उनमें जल का जो रिसाव है वो अधिक होता है, बजाय बालू वाली सतह के क्षेत्रों की तुलना में। बालू सतह या जो बजरी वाली जो सतह होती है वहां पर जल का रिसाव कम होता है। तो देखिए यह जो वाक्य है, स्टेटमेंट है, यह गलत है। तो पहले हम यहाँ लिख देंगे असत्य। अब यह असत्य क्यों है, क्योंकि जो बालू की सतह या जो बजरी वाले सतह वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें जल का रिसाव अधिक होता है। तो अधिक क्यों होता है, क्योंकि बालू या जो बजरी के कणों के बीच स्थान या जो रंध्र होते हैं वो मृदा के कणों की तुलना में अधिक बड़े होते हैं। तो जब बजरी या जो बालू के कण हैं ये बड़े बड़े होते हैं, इनके बीच में ज्यादा स्थान होता है, तो जो जल होता है वो आसानी से आगे की तरफ बढ़ता जाता है। उसके मार्ग में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आती है। तो इसीलिए ऐसे क्षेत्रों में जल का रिसाव अधिक होता है। और मृदा वाले जो क्षेत्र होते हैं तो मिट्टी के जो कण होते हैं उनके बीच में जगह कम रहती है, तो पानी को आगे बढ़ने के लिए उसको दिक्कत आती है। इसीलिए मृदा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर जल का रिसाव कम होता है। घ वाक्य है, स्थल से समुद्र की ओर ठंडी हवा के गमन को स्थल समीर कहते हैं। तो यह कथन सत्य है। तो देखिए स्थल समीर का अर्थ है स्थल से ठंडी हवा। तो जब स्थल से ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है तब उसे स्थल समीर कहते हैं। स्थल का अर्थ होता है जमीन से, समुद्री तट से समुद्र की ओर बहने वाली हवा। प्रश्न संख्या 4, किसी पात्र में रखे बर्फ के टुकड़े कुछ समय के पश्चात पिघल करके जल बन जाते हैं। इस रूपांतरण के लिए बर्फ के टुकड़ों को ऊष्मा कहाँ से प्राप्त होती है? उत्तर है, बर्फ के टुकड़े पिघल करके जल बनने के लिए आवश्यक ऊष्मा अपने आसपास के वातावरण से प्राप्त करते हैं। बर्फ का तापमान आसपास की हवा, पात्र तथा अन्य वस्तुओं के तापमान से कम होता है।
हम जानते हैं कि ऊष्मा हमेशा ही उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। अपने आसपास के वातावरण से यह ऊष्मा बर्फ के द्वारा अवशोषित की जाती है, जिससे कि वह पिघल करके जल में बदल जाती है। प्रश्न संख्या 5। एक अगरबत्ती को नीचे की दिशा में उल्टा करके लगाया गया है। इस अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं किस दिशा में जाएगा? एक चित्र बना करके धुएं की गति को दर्शाइए, यानी कि धुएं की गति की दिशा किस तरफ होगी, उस दिशा को हमें दर्शाना है। तो देखिए, अगरबत्ती जलाने पर उसका धुआं ऊपर की दिशा में ही उठता है। और क्यों उठता है ऊपर की दिशा में? क्योंकि जो धुआं है वह गर्म गैसों और सूक्ष्म कणों का मिश्रण होता है, जो किसी भी पदार्थ को जलाने पर निकलता है। जैसे ही यह आसपास की वायु से अधिक गर्म हो जाता है, वैसे ही यह संवहन के कारण, यानी कि हल्का होने के कारण ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो इसलिए धुआं हमेशा ऊपर की दिशा में ही उठेगा। अब देखिए, अगरबत्ती को जब हम इस प्रकार से उल्टी करके लगा देते हैं, तब भी धुआं ऊपर की दिशा में ही जाता है, यानी कि धुएं की दिशा हर बार ऊपर की तरफ ही रहेगी, चाहे हम अगरबत्ती को उल्टा करके लगा दें, चाहे हम अगरबत्ती को सीधा करके लगा दें, धुएं की दिशा हमेशा ही ऊपर की तरफ रहती है। और ऊपर क्यों रहती है? क्योंकि धुआं गर्म गैसों का और सूक्ष्म कणों का मिश्रण होता है। गर्म होने के कारण यह हल्का होता है और संवहन के कारण यह ऊपर की तरफ उठता है। तो इसलिए अगरबत्ती को उल्टे करने की दिशा में भी धुएं की दिशा हमेशा ऊपर की तरफ ही रहेगी। तो इस प्रकार से ये धुएं की दिशा को हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। प्रश्न संख्या 6। चित्र 7.16 में दिखाए अनुसार जल युक्त परखनलियों को एक मोमबत्ती के द्वारा समान समय तक गर्म किया जाता है। चित्र 7.16 का अथवा चित्र 7.16 खा में दिखाए गए दोनों तापमापियों में से कौन सा अधिक तापमान मापेगा और क्यों? तो देखिए, सबसे पहले तो हम इन दोनों चित्रों को समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इनमें व्यवस्था की गई है। तो जो चित्र 7.16 का दे रखा है, इसमें देखिए ये परखनली है और इसमें ये जल इस प्रकार से भरा हुआ है यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सा तिरछा कर दिया है और यहाँ नीचे इसके मोमबत्ती को जलाया है और एक तापमापी लिया है, यानी कि थर्मामीटर लिया है इस पानी का तापमान मापने के लिए, और इस थर्मामीटर को यहाँ ऊपर लगाया है। इस तरह की व्यवस्था है चित्र 7.16 क की। अब ख में देखिए किस प्रकार की व्यवस्था है कि वैसी ही परखनली है और उतना ही पानी इसके अंदर भरा है और इसको थोड़ा सा तिरछा, पहली वाली परखनली के जितना ही इसको तिरछा करा है, लेकिन यहाँ पर जो जलती हुई मोमबत्ती है वह परखनली के किनारे को गर्म करती है, यानी कि वह नीचे की सतह पर ना लगा करके उसे परखनली के ऊपर की तरफ एक किनारे पर लगाया है। और जो तापमापी है उसे देखिए बिल्कुल परखनली के अंदर तक रखा है। तो अब हमें ये बताना है कि ये दोनों परखनलियों में जो तापमापी रखे हैं उनमें से किस तापमापी के अंदर ज्यादा तापमान नापा जाएगा। तो देखिए, जो क वाली व्यवस्था है, क वाला जो चित्र है, इसमें जब जलती हुई मोमबत्ती परखनली में नीचे वाले पानी को जब गर्म करती है तो यह गर्म जल ऊपर की तरफ उठता है, क्योंकि गर्म जब जल हो जाता है तो यह गर्म होने के कारण हल्का हो जाता है और हल्का होने के कारण संवहन के कारण यह ऊपर की तरफ उठता है और इसका स्थान लेने के लिए जो ठंडा जल है, भारी जल है, वो नीचे आता जाता है। अब जब ये गर्म जल ऊपर जाएगा तो देखिए ऊपर की तरफ ही यहाँ पर तापमापी लगा हुआ है, तो यह तापमापी इस गर्म जल के संपर्क में आ जाता है, तो अब इसका तापमान क्या है, बढ़ने लगेगा, यानी कि यह वृद्धि को दर्शाएगा। तापमापी के अंदर तापमान बढ़ा हुआ दर्शाया मिलेगा। वहीं जो ख चित्र है, इसमें देखिए जो जलती हुई मोमबत्ती है वह परखनली के ऊपर की तरफ किनारे पर लगी है, जबकि जो तापमापी है वो बिल्कुल नीचे की तरफ लगा हुआ है, यानी कि जो जल है वो ऊपर गर्म हो रहा है और तापमापी नाप रहा है नीचे के ठंडे जल को। तो इसलिए ख वाली परखनली में जो तापमापी है उसके अंदर किसी भी प्रकार का जो वृद्धि है वो दर्ज नहीं होगी, और जब तापमापी लगातार ठंडे जल के संपर्क में बना रहेगा तो तापमापी के अंदर जो तापमान है वह वृद्धि को दर्शाएगा नहीं। तो इसलिए 7.16 क के अंदर जो तापमापी है वह वृद्धि को, बढ़े हुए तापमान को दर्शाएगा या दर्ज करेगा। अब देखिए हम इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। चित्र क में मोमबत्ती की लौ परीक्षण नलिका यानी कि टेस्ट ट्यूब के नीचे के हिस्से को गर्म करती है। थर्मामीटर नलिका के ऊपर ही रखा गया है। नीचे का जल गर्म होकर के संवहन के कारण ऊपर उठता है और थर्मामीटर तक ऊष्मा पहुंचती है या ऊष्मा पहुंचाता है, या गर्म जल के संपर्क में थर्मामीटर आता है, इसीलिए थर्मामीटर शीघ्र तापमान की वृद्धि को दर्ज करता है। वहीं चित्र ख में क्या है कि मोमबत्ती की लौ नलिका के साइड को गर्म करती है, जो कि थर्मामीटर तक ऊष्मा पहुंचाने में कम प्रभावी हो सकती है,
इसीलिए चित्र का में थर्मामीटर के द्वारा अधिक तापमान दर्ज किया जाएगा। प्रश्न संख्या 7, गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में घरों की बाहरी दीवारों को खोखली ईंटों के द्वारा क्यों बनाया जाता है? उत्तर है, गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में घरों की बाहरी दीवारों को खोखली ईंटों के द्वारा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि खोखली ईंटों में उपस्थित हवा या वायु ऊष्मा की खराब चालक यानी कि कुचालक होती है, जो कि बाहरी वातावरण की ऊष्मा या गर्मी को अंदर आने से रोकती है तथा घर अत्यधिक तापमान होने पर भी ठंडे बने रहते हैं। प्रश्न संख्या 8, जल के बड़े निकायों की उपस्थिति किस प्रकार से आसपास के क्षेत्रों में तापमान को अधिक बढ़ने से रोकती है, समझाइए। तो उत्तर है, तटीय क्षेत्रों में यानी कि समुद्र के आसपास के इलाके, तो वहां पर दिन के समय भूमि जल की तुलना में तेजी से गर्म हो जाती है, यानी कि आसपास की जो धरती है वह जल की तुलना में बहुत तेजी से गर्म होती है, इसीलिए समुद्र से ठंडी हवा भूमि की ओर बहती है। तो अब ठंडी हवा समुद्र से धरती की ओर या भूमि की ओर बहती है, जिसे कि समुद्र समीर या समुद्री हवा कहते हैं। समीर का अर्थ होता है ठंडी हवा, तो जब ठंडी हवा समुद्र से स्थल की ओर बहती है तो उसे हम समुद्री समीर कहते हैं। इस ठंडी समुद्री हवा से भूमि का तापमान कम रहता है। इसी तरह से रात में भूमि जल की तुलना में तेजी से ठंडी हो जाती है। समुद्र के ऊपर हवा गर्म बनी रहती है और जो भूमि है वह ठंडी होने के कारण उसके ऊपर हवा है वो ठंडी होती है। तो अब भूमि से ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है। तो इस प्रकार से जो हवा का यह प्रवाह यानी कि ठंडी हवा जब समुद्र से धरती की ओर चलती है या फिर जब धरती ठंडी हो जाती है रात के समय तो धरती से समुद्र की ओर बहती है। तो इस प्रकार से ठंडी हवा का जो यह प्रवाह है यह तटीय क्षेत्रों में चरम तापमान को रोकने में मदद करता है, यानी कि जिधर भी तापमान ज्यादा होता है उधर ही ठंडी हवा बहने लग जाती है और उस क्षेत्र के तापमान को बढ़ने से रोकती है। प्रश्न संख्या 9, व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार से जल पृथ्वी की सतह के नीचे की ओर रिसता है और भौम जल के रूप में संग्रहित होता है। उत्तर है कि मृदा और चट्टानों से सतही जल के रिसने की प्रक्रिया रिसाव या अंतःस्यंदन कहलाती है। सतह से नीचे अवसादों के छिद्रों और चट्टानों की दीवारों से जो जल रिसता है वह भौम या भूमि जल के रूप में संचित हो जाता है तथा इन अवसादों, खाइयों एवं चट्टानों की इन भूमिगत परतों को जिनमें कि यह जल भंडारित या संचित रहता है उन्हें जलभृत कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो गहरी खाइयां हैं या जो चट्टानी परतें हैं उनके बीच बीच में बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं या दरारें होती हैं जिन्हें कि हम जलभृत कहते हैं। और इन जलभृतों के अंदर ही पृथ्वी की सतह से जो जल रिस करके आया है अंतःस्यंदन की प्रक्रिया के द्वारा वह इन जलभृतों के अंदर भौम जल के रूप में या भूमि जल के रूप में संचित रहता है। प्रश्न संख्या 10, जल चक्र पृथ्वी पर जल के पुनः वितरण और पुनः भरण में सहायता करता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर है, जल चक्र के विभिन्न चरण जैसे कि बाष्पीकरण, संघनन और वर्षण पृथ्वी पर जल के सतत पुनर्वितरण और पुनर्भरण में सहायता करते हैं। सूर्य की ऊष्मा से समुद्र और नदियों और झीलों का जल बाष्पित होकर के संघनन से बादल बन जाता है और वर्षण की प्रक्रिया के द्वारा वर्षा या फिर बर्फ के रूप में पृथ्वी पर वापस गिरता है। वर्षा झीलों, नदियों और भूजल को पुनर्भरित करती है जिससे कि पृथ्वी पर जल की सतत उपलब्धता सुनिश्चित होती है। यानी कि समुद्र, नदियां, जो झीलों के अंदर जो जल होता है वह सूर्य की गर्मी पाकर के बाष्पीकरण के द्वारा बादल बन जाता है और जब बादल बहुत ज्यादा संघनित हो जाते हैं, घने हो जाते हैं तो ये बरसात के रूप में यही जल वापस से पृथ्वी पर आ जाता है और फिर वापस से जितनी भी जो जल की इकाइयां हैं, समुद्र है, नदियां हैं, झील हैं, तालाब हैं, उन सब के अंदर वापस से ये पानी चला जाता है। तो इस प्रकार से जल चक्र के माध्यम से पृथ्वी पर सभी जगह जल का पुनः वितरण होता है, पुनः भरण होता है, यानी कि जो जलीय इकाइयां हैं ये फिर से जल से भर जाती हैं। अब देखिए पाठ में जो क्रियाकलाप या एक्टिविटीज दे रखी हैं उनको समझते हैं। क्रियाकलाप 7.1 दे रखा है, आइए प्रयोग करें। और प्रयोग किस बारे में है कि ऊष्मा का चालन किस प्रकार से होता है, इसे क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए ऊष्मा का चालन ठोस पदार्थों के अंदर होता है और चालन की प्रक्रिया में कण स्वयं गति नहीं करते हैं बल्कि वे अपनी ऊष्मा का स्थानांतरण अपने बगल वाले कण को कर देते हैं। इस प्रकार से ठोस पदार्थों के अंदर चालन की विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है।
तो अब इन ठोसों के अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण या चालन किस प्रकार से होता है, इसे हम यहाँ पर एक एक्टिविटी या क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। तो इसके लिए देखिए एक प्रयोग करते हैं, और इस प्रयोग में क्या सावधानी रखनी है कि इस क्रियाकलाप या इस एक्टिविटी को शिक्षक या फिर किसी बड़े की निगरानी में ही आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले इस प्रयोग के लिए हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता है। एक 15 सेंटीमीटर लंबी एल्यूमिनियम अथवा लोहे की पट्टी लेंगे। इस प्रकार की एक लंबी छड़ी या पट्टी ले लेंगे, किसी भी धातु की बनी हुई, और इस पर 4 पिनों को मोम की सहायता से लगभग 2 सेंटीमीटर की समान दूरी पर चिपका देंगे। और इस तरह से ये 4 पिन लेंगे। इन चारों पिनों को इस धातु की पट्टी पर या एल्यूमिनियम या लोहे की पट्टी पर मोम की सहायता से 2-2 सेंटीमीटर की समान दूरी पर चिपका देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करना है कि इसके बाद पट्टी को एक छोर पर स्टैंड पर लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पट्टी के 2 सिरे हैं, एक सिरा तो ये है, इसको खुला छोड़ देंगे, और जो दूसरा सिरा है उसे क्लिप की सहायता से इस तरह से स्टैंड पर लगा देंगे, जिससे कि ये इस तरह से सीधा रहेगा। और पिनों को चित्र 7.1 के अनुसार 1, 2, 3 और 4 से नामांकित कर देंगे। इस तरह से इन पिनों की नंबरिंग कर देंगे 1, 2, 3, 4। पट्टी के दूसरे छोर को मोमबत्ती अथवा स्पिरिट लैंप से गर्म करेंगे। हम देखते हैं कि पिनें एक एक करके नीचे गिरती जाती हैं। तो अब देखिए एक सिरे को तो यहाँ स्टैंड के ऊपर इस तरह से लगा देंगे, और जो दूसरा सिरा है जो कि बिल्कुल खुला हुआ है उसके नीचे इस प्रकार से एक जलती हुई मोमबत्ती या फिर स्पिरिट लैंप जलाएंगे। यानी कि इस सिरे को अब हम गर्म करना शुरू करते हैं। तो जब हम इस सिरे से को गर्म करना शुरू करते हैं तो एक एक करके ये जो पिनें हैं वे गिरने लग जाती हैं। तो सबसे पहले पिन संख्या 1 गिरती है, जो कि मोमबत्ती के बिल्कुल पास में है। उसके बाद में दूसरे नंबर की पिन गिरती है, फिर तीसरी और फिर चौथी पिनें एक एक करके गिरती जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, यानी कि सबसे पहले पिन संख्या 1, फिर 2, फिर 3 या फिर 4, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए जो पिन संख्या 1 है यह मोमबत्ती के बिल्कुल पास में है, यानी कि यह सिरा जब हमने गर्म करा तो यहाँ से ऊष्मा जब स्थानांतरित होती है तो सबसे पहले इस भाग तक पहुंचती है, और यहाँ पर जो मोम है वह गर्मी पा करके या ऊष्मा पा करके पिघलने लग जाता है, और पिघलने से ये पिन संख्या 1 नीचे गिर जाती है। इसी तरह से अब ऊष्मा आगे बढ़ती है, ऊष्मा का स्थानांतरण आगे होता है, और वह पिन संख्या 2 वाला जो भाग है उसको गर्म करती है। तो जो मोम यहाँ पे लगा हुआ है वो पिघलने लग जाता है, फिर पिन संख्या 2 भी गिर जाती है। इस तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण आगे होता है, तो पिन संख्या 3 गिर जाती है, और फिर जब और आगे बढ़ती है तो पिन संख्या 4 गिरती है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वह गर्म भाग से, यहाँ हमने इसको गर्म करा तो गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण या चालन होता है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, पिनों के नीचे गिरने का क्रम का अनुमान लगाना है, यानी कि कौन सी पिन पहले गिरती है, कौन सी पिन उसके बाद में गिरती है। तो इनका क्रम का हमें सबसे पहले अनुमान लगाना है। उसके बाद है अपने अवलोकनों को तालिका 7.1 में अंकित कीजिए, यानी कि जो आप प्रयोग करते समय देखते हैं, अवलोकन करते हैं, उन्हें फिर आपको तालिका 7.1 में भरना है। तो देखिए पिनों का गिरना, सर्वप्रथम गिरने वाली पिन आप पहले अनुमान लगाइए कि कौन सी पिन गिरेगी। उसके बाद में अवलोकन करिए, यानी कि प्रयोग करके देखिए कि कौन सी पिन वास्तव में सबसे पहले गिरती है। तो जो आपका अनुमान है उसे यहाँ पर लिखिए, और जो वास्तव में अवलोकन आप करके देखते हैं उसे आपको यहाँ पर लिखना है। आपने जो अवलोकन किया उसके कारण, यानी कि यदि आपने सही अवलोकन किया कि मान लीजिए पहली पिन गिरेगी, तो उसका कारण क्या था, किस आधार पर आपने ये सोचा कि पिन संख्या 1 सबसे पहले गिरेगी। और अगर आपने ऐसा नहीं सोचा तो उसका भी कारण आपको बताना है कि आपने ऐसा क्यों अवलोकन किया। तो देखिए इस टेबल को हम किस तरह से भरेंगे। सर्वप्रथम गिरने वाली पिन में अनुमान है कि पिन संख्या 1 पहले गिरेगी, और जब हमने अवलोकन किया तो क्या पाया कि पिन संख्या 1 ही सबसे पहले गिरती है। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि पिन संख्या 1 मोमबत्ती के सबसे पास में है, तो यही हमने इसका अनुमान लगाया था कि पिन संख्या 1 ही गिरनी चाहिए, क्योंकि यह मोमबत्ती के सबसे पास में है। इसी तरह से पिन संख्या 2 का अनुमान करा कि उसके बाद में पिन संख्या 2 गिरेगी, और अवलोकन करके देखा तो हमें पाया कि पिन संख्या 2 है जो दूसरे नंबर पर गिरती है। और इसका कारण क्या है हमारे अवलोकन का, कि पिन 1 से अगली पिन 2 है, यानी कि जो पिन संख्या 2 है वो 1 के जस्ट बाद में ही लगी हुई है, तो इसलिए दूसरे नंबर पर यह पिन नंबर 2 गिरेगी। उसके बाद में देखिए पिन संख्या 3 का अनुमान लगाया था कि यह गिरेगी, और अवलोकन करा तो क्या पाया कि पिन संख्या 3 ही है जो तीसरे नंबर पर गिरती है। और इसका अवलोकन का कारण क्या है, क्योंकि 2 से अगली पिन 3 है,
वहीं सबसे लास्ट में हमने क्या अनुमान लगाया था कि पिन संख्या 4 है जो चौथे नंबर पर गिरेगी। अवलोकन में भी यही पाया कि पिन संख्या 4 चौथे नंबर पर गिरती है, और इसका कारण क्या था, क्योंकि पिन संख्या 4 तीसरी पिन से भी अगली नंबर पर लगी हुई है, तो इसलिए जो चौथे नंबर की पिन है वह चौथे क्रम पर गिरेगी। तो इस तरह से हमारे अनुमान और अवलोकन को इस टेबल में भरेंगे और उसका कारण हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो अब देखिए हमारे अनुमान और अवलोकनों के आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो अपने अवलोकनों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धातु की पट्टी में ऊष्मा का स्थानांतरण उस सिरे से हो रहा है जहां से कि पट्टी को गर्म किया जा रहा है, यानी कि सबसे पहले ऊष्मा मोमबत्ती के सबसे पास वाली पिन संख्या 1 के पास में पहुंचती है। तो जैसे ही ये वहां पहुंचती है वैसे ही वहां पर जो मोम लगा हुआ है वह पिघल जाता है और उससे जुड़ी हुई जो पिन संख्या 1 है वह नीचे गिर जाती है। यहाँ ऊष्मा का स्थानांतरण पट्टी के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर हो रहा है। तो इस तरह से इस क्रियाकलाप के द्वारा हमने यह समझा कि चालन के माध्यम से किस प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब देखिए तालिका 7.2 है ऊष्मा के सुचालकों और कुचालकों की सूची। सुचालक यानी कि ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं वे ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं, और कुचालक यानी कि ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं। तो कुचालक और सुचालक यानी कि ऊष्मा के प्रभाव होने की क्षमता, इस आधार पर हमें वस्तुओं के नाम लिखने हैं और वे कुचालक हैं या सुचालक हैं उन्हें हमें यहाँ इस बॉक्स में लिखना है। अब देखिए उदाहरण दे रखा है स्टील का, तो यह ऊष्मा का सुचालक है। वहीं लकड़ी दे रखी है, अब हमें इसमें भरना है कि यह सुचालक है या कुचालक है। इसी तरह से हमें और भी वस्तुओं के नाम लिखने हैं और हमें बताना है कि वे ऊष्मा के सुचालक हैं या कुचालक हैं। इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है कि क्या आपकी सूची में वायु सम्मिलित है, अगर यह सूची में है तो आपने इसे कहाँ रखा है, यानी कि हमें बताना है कि वायु ऊष्मा के सुचालक है या कुचालक है। तो अब देखिए इस टेबल को हम किस तरह से भरेंगे। तो अब देखिए स्टील का उदाहरण हमने समझ लिया। अब है लकड़ी, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है। एल्यूमिनियम यह सुचालक है। वायु या हवा यह ऊष्मा की कुचालक होती है। प्लास्टिक यह भी कुचालक होता है। बेकेलाइट यह भी एक प्रकार का प्लास्टिक होता है और यह भी ऊष्मा का कुचालक होता है। तो इस प्रकार से इन पदार्थों के अंदर से ऊष्मा के प्रवाह के आधार पर हम इन्हें कुचालक या सुचालक की श्रेणी में रखेंगे। क्रियाकलाप 7.2 आइए अन्वेषण करें, यानी कि आइए खोज करें। और खोज क्या करनी है कि धुआं ऊपर क्यों उठता है। तो देखिए धुआं में ऊपर उठने में संवहन की प्रक्रिया है वह सहयोग करती है। तो अब हम जो संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धुआं ऊपर उड़ता है इसे हम एक क्रियाकलाप या एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं। इसके लिए हम एक प्रयोग करके देखते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे और इसके लिए हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता है। तो देखिए इसके लिए हमें समान आकार के कागज के 2 कप लेंगे। इस तरह से ये 2 कागज के कप ले लेंगे। उन्हें समान लंबाई के 2 धागों की सहायता से एक लकड़ी की छड़ के अंतिम छोरों पर चित्र 7.3 का के अनुसार लटका देंगे। इस तरह से ये एक लकड़ी की छड़ लेंगे और उसके ये दोनों सिरों पर एक समान धागे की डोरी से इन दोनों कपों को इस प्रकार से लटका देंगे। अब कपों की स्थिति को इस प्रकार से समायोजित करेंगे कि छड़ी क्षैतिज सीधी रहे, यानी कि इस प्रकार से ये तिरछी ना हो, इस तरह से ये बिल्कुल सीधी रहे। अब एक कप के नीचे जलती हुई मोमबत्ती को रखेंगे और अवलोकन करेंगे कि कप के साथ में क्या हुआ। और अब हम ये देखेंगे कि क्या कप पहले जैसी अवस्था में ही रहते हैं या इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन आता है। इस अवलोकनों को तालिका 7.3 में अंकित कर लेंगे और संभावित कारणों को सोचेंगे। तो अब देखिए ये तालिका 7.3 है और संभावित कारण सहित अवलोकनों को अंकित करें। यानी कि इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि जिस कप के नीचे हमने जलती हुई मोमबत्ती लगाई है वह कप थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, यानी कि अब जो छड़ है वो बिल्कुल सीधी ना होकर के थोड़ी सी तिरछी या टेढ़ी हो गई है। तो ऐसा क्यों होता है। कपों में हमने क्या देखा है परिवर्तन कि जिस कप के नीचे मोमबत्ती जल रही थी वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। तो इस अवलोकन के संभावित कारण क्या है। तो इसमें देखिए कारण है कि मोमबत्ती की लौ के आसपास की हवा गर्म हो जाती है, क्योंकि मोमबत्ती जल रही है तो उसकी लौ के आसपास जो हवा है वह गर्म हो जाती है। जैसे ही कप के अंदर हवा गर्म होती है वह फैल जाती है और अधिक स्थान घेर लेती है। परिणाम स्वरूप वह हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है, जिससे कि कप ऊपर उड़ जाता है। यानी कि जैसे ही ये आसपास की गर्म हवा कप के अंदर घुसती है तो ये वहां पर फैल जाती है। हल्की होने के कारण ये ऊपर की तरफ उठती है। तो इस हवा के ऊपर की तरफ उठने के कारण कप भी ऊपर उठ जाता है।
तो इस क्रियाकलाप के माध्यम से हमने यह जाना कि धुआं या गर्म हवा या गर्म वायु जब ये गर्म हो जाते हैं तो ये फैलने लगते हैं और हल्के होने के कारण ये ऊपर की तरफ उठते हैं। तो इसीलिए धुआं भी गर्म होता है और गर्म होने के कारण वह ऊपर की तरफ उठता है। अब देखिए क्रियाकलाप 7.3, जिसमें आइए पता करें। और पता हमें क्या करना है कि द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, यानी कि जब हम किसी भी द्रव को या जल को गर्म करते हैं तो वह किस प्रकार से गर्म हो जाता है। इसे हम यहाँ पर एक एक्टिविटी या क्रियाकलाप के माध्यम से समझने वाले हैं। और इस क्रियाकलाप में आपको क्या सावधानी रखनी है कि यह एक्टिविटी आपको किसी शिक्षक या फिर किसी भी बड़े व्यक्ति के निरीक्षण में ही इसे आपको करना है। अब इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है, तो इसमें देखिए जल से आधा भरा हुआ 500 ml का एक बीकर लेंगे। बीकर एक इस तरह से कांच का बर्तन होता है। तो इस बर्तन में हम आधा लीटर पानी भर लेंगे। एक नली की सहायता से पोटेशियम परमैंगनेट का एक कण बीकर की तली के मध्य में चित्र 7.5 का के अनुसार रख देंगे। तो देखिए ये चित्र 7.5 का है, तो एक नली की सहायता से इस तरह से बीकर की तली में एक पोटेशियम परमैंगनेट का कण रख देंगे। अब आगे क्या करना है कि अब एक मोमबत्ती को बीकर के नीचे ठीक मध्य तली में रख करके जल में रंगीन धारी की चाल का निरीक्षण करेंगे। यानी कि अब इस बीकर को इस तरह से स्टैंड के ऊपर लगा देंगे। इस स्टैंड के नीचे अब एक जलती हुई मोमबत्ती इस तरह से रखेंगे कि यह बीकर के बिल्कुल बीचों बीच मध्य में भाग को गर्म करे। इस तरह से इस व्यवस्था को करेंगे। अब जब हम इस मोमबत्ती को जलाते हैं और बीकर का जो जल है वो गर्म होने लगता है, तो देखिए क्योंकि ये तली के बिल्कुल बीचों बीच में है तो जो तली वाला जल है वो सबसे पहले गर्म होने लगता है। तो जब ये जल गर्म होने लगता है तो हम एक इस प्रकार से लाल रंग की धारी इस बीकर के बीचों बीच में देखते हैं। तो वह क्यों आती है, तो इसमें देखिए जब बीकर की तली को गर्म करते हैं तो तली का जो जल है वो सबसे पहले गर्म होता है। गर्म होने के कारण वह हल्का हो जाता है, फैलता है और ऊपर की ओर उठता है। तो जब ये जल के कण ऊष्मा पाकर के ऊपर की तरफ फैलते हैं तो देखिए इस तरह से हमें ये रंगीन लाइन दिखाई देती है। और आसपास का यानी कि बीकर के किनारों का जो जल है यह कैसा है, ठंडा है और भारी है। तो अब ये ठंडा और भारी जल इस वाले जल के स्थान पर आने लग जाता है और फिर यहाँ पर वापस से ये जल भी गर्म होने लग जाएगा। यानी कि जो किनारे वाला ठंडा और भारी जल आया था अब वह भी ऊष्मा पाकर के गर्म हो जाएगा, तो वह भी ऊपर की तरफ उठने लग जाएगा। और यह चक्र तब तक चलता है जब तक कि पूरा जल या पूरा जो द्रव है वो गर्म ना हो जाए। तो इस तरह से द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। यानी कि जो द्रव पदार्थ हैं या जो जल है इसमें जो कण हैं वे ऊष्मा को ग्रहण करके हल्के हो जाते हैं। हल्के होने के कारण वो फैलते हैं और ऊपर की ओर उठते हैं। तो इस प्रकार से द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो अब देखिए हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे कि जल की रंगीन धारी मध्य से ऊपर क्यों उठती है और किनारों से नीचे क्यों आती है। बीकर की तली के जल को ऊष्मा मिलती है क्योंकि हमने मोमबत्ती को बिल्कुल तली के बीचों बीच में लगाया था, तो बीच में ऊष्मा मिलती है यानी कि गर्म होने लग जाता है बीकर की तली का जो पानी है वह, जिससे कि जल गर्म होकर के फैलता है, हल्का होकर के ऊपर उठता है। बीकर के किनारों का जल तुलनात्मक रूप से ठंडा और भारी होता है और यह नीचे आता हुआ जल ऊपर उठते हुए जल का स्थान ले लेता है। यानी कि गर्म जल तो ऊपर चला गया और उसके स्थान पर यह ठंडा और भारी जल आ जाता है। अब यह जल भी गर्म होकर के बाद में ऊपर उठता है। तो इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है। यानी कि गर्म जल ऊपर जाएगा, ठंडा जल नीचे आएगा और यह चक्र तब तक चलता है जब तक कि जल का संपूर्ण आयतन यानी कि जो पूरा द्रव या पूरा जल है वो गर्म नहीं हो जाता है, तब तक यह चक्र चलता है। वस्तुतः इस स्थिति में संपूर्ण जल के कणों की गति के द्वारा गर्म हो जाता है। यानी कि इसमें कण अपना स्थान छोड़ते हैं। यानी कि जो कण गर्म हो गया, जिसको ऊष्मा मिल गई, वह अपना स्थान छोड़ करके ऊपर चला जाएगा और उसके स्थान पर जो कण को ऊष्मा नहीं मिली है, जो कण गर्म नहीं हुआ है, वह उसके स्थान पर आ जाता है। तो इस तरह से द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण कणों की गति के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से इस प्रयोग या इस एक्टिविटी के द्वारा हमने यह समझा कि द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। अब देखिए क्रियाकलाप 7.4, आइए जांच करें। और हमें जांच करनी है कि स्थल यानी कि मृदा या रेत और जल कैसे गर्म या ठंडे होते हैं। अब हम इसे एक क्रियाकलाप या एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं और इसमें आपको सावधानी रखनी है
कि यह क्रियाकलाप आपको खुली धूप में करना है और शिक्षक या फिर किसी बड़े के निरीक्षण में ही आपको इस क्रियाकलाप को करना है। तो इसके लिए देखिए हमें सामग्री की आवश्यकता होगी। 2 एक आकार के कटोरे लेकर के एक कटोरे को आधा जल से भरेंगे और दूसरे कटोरे को आधा मृदा या मिट्टी से भर लेंगे। ये इस प्रकार से देखिए ये 2 कटोरे ले लेंगे, एक कटोरे को आधा मिट्टी से भर लेंगे, दूसरे कटोरे को आधा जल से भर लेंगे। प्रत्येक कटोरे में चित्र 7.6 में दर्शाए अनुसार प्रयोगशाला तापमापी लगाएंगे और इन्हें धूप में रख देंगे। अब इस तरह से इन दोनों में एक एक प्रयोगशाला तापमापी या प्रयोगशाला थर्मामीटर लगा देंगे और इन दोनों ही कटोरों को धूप में रख देंगे। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि तापमापी का बल्ब जल और मृदा में पूरा डूबा हुआ हो परंतु कटोरों के तलों और किनारों को स्पर्श ना कर रहा हो। यानी कि ये जो तापमापी हमने लगाया है इसका जो बल्ब है यह इन दोनों यानी कि मिट्टी के भी बीच में हो और पानी के भी बिल्कुल बीच में हो। यह इनकी सतहों को स्पर्श नहीं कर रहा हो, यानी कि किनारों की सतह हो चाहे तली की सतह हो उनको स्पर्श ना कर रहा हो। उससे क्या होता है, जो तली का तापमान है वह भी इसके अंदर आ जाता है, जबकि हमें केवल मिट्टी का तापमान और जल का तापमान ही नापना है। तो इसीलिए हम केवल उन्हीं के संपर्क में इस तापमापी को रखेंगे। मृदा व जल के तापमान को प्रत्येक 5 मिनट में मापेंगे और आंकड़ों का तालिका 7.4 में अंकित करेंगे। यानी कि प्रत्येक 5 मिनट में हम देखेंगे कि जल का क्या तापमान है और मृदा का क्या तापमान है, और जो भी तापमान आएगा उसे हम टेबल के अंदर अंकित करते जाएंगे। तो अब देखिए भिन्न भिन्न समय में मृदा और जल के तापमान में जो अंतर आता है उसको हम इस टेबल में निम्न प्रकार से भरेंगे। तो सबसे पहले 0 मिनट पर, जब इनको एक समय पर एक साथ में रखते हैं तो बिल्कुल शुरुआती समय पर 0 मिनट समय पर हम देखते हैं कि इन दोनों का जो तापमान है वो एक समान ही रहेगा। तो जैसे मान लीजिए हमने इनको रूम टेम्परेचर पर या कमरे का तापमान पर रखा और वह है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह से। तो दोनों का तापमान ये समान है 0 मिनट पर। अब देखिए 5 मिनट के बाद में हम नापते हैं कि मृदा का तापमान क्या रहता है और जल का तापमान क्या रहता है। तो 5 मिनट के बाद में मृदा का तापमान हो जाता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं जल का तापमान है, क्योंकि वह धीरे धीरे गर्म होता है तो इसका तापमान भी थोड़ा सा कम रहेगा और वह लगभग 32 डिग्री के करीब आता है। अब हम 10 मिनट के पश्चात नापते हैं दोनों का तापमान। तो मृदा का तापमान हमें 38 डिग्री मिलता है, 38 डिग्री भर देंगे, और जल का तापमान और थोड़ा सा बढ़ता है तो वह करीब 34 डिग्री के करीब पहुंचता है। इसी तरह से 15 मिनट के बाद में जब हम दोनों का तापमान नापते हैं तो देखिए मृदा का तापमान 42 डिग्री के करीब और जल का तापमान 37 डिग्री के करीब पहुंचता है। यानी कि जल का तापमान हर बार मृदा के या मिट्टी के तापमान से कम रहता है, क्योंकि जल धीरे धीरे गर्म होता है। इसी तरह से अब 20 मिनट के पश्चात जब नापेंगे तो मृदा का तापमान लगभग 47 डिग्री के करीब और जल का तापमान 40 डिग्री के करीब आता है। तो इस तरह से प्रत्येक 5 मिनट में मृदा और जल के तापमान में होने वाले परिवर्तनों को हम इस तरह से टेबल में भरेंगे। तो अब देखिए इन परिवर्तनों से क्या निष्कर्ष निकलता है कि जल एवं मृदा के तापमान में वृद्धि का अध्ययन करने पर पता चलता है कि 20 मिनट के पश्चात मृदा का तापमान जल की तुलना में अधिक बढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए ये मृदा का तापमान है और ये जल का तापमान है। मृदा का तापमान जल की तुलना में अधिक बढ़ा है, जो यह दर्शाता है कि मृदा जल की तुलना में शीघ्रता से गर्म होती है, यानी कि मिट्टी जल की तुलना में तेजी से गर्म होती है। गर्म होने के पश्चात मृदा एवं जल को कमरे के भीतर ले आएंगे और 20 मिनट तक ठंडा होने देंगे। हम देखते हैं कि मृदा जल की अपेक्षा ठंडी भी जल्दी होती है। यानी कि अब हमने इनको गर्म करके देखा। अब इन दोनों गर्म पात्रों को हम कमरे के अंदर ले आएंगे और 20 मिनट तक हम ये देखेंगे कि दोनों में से जल्दी ठंडा कौन होता है। तो हम ये देखते हैं कि जो मृदा वाला पात्र है या जो मृदा है वह जल की तुलना में ठंडी भी जल्दी होती है। तो इस प्रकार से इस एक्टिविटी के माध्यम से हमने यह समझा कि मृदा जल की तुलना में शीघ्रता से तो गर्म होती है और शीघ्रता से ही ठंडी होती है। अब देखिए क्रियाकलाप 7.5, आइए अन्वेषण करें। अन्वेषण करें यानी कि खोज करें, और खोज हमें किस बात की करनी है कि पृथ्वी की सतह से जल किस प्रकार से रिसता है, इसे एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। यानी कि अब हम पृथ्वी के अंदर जो रिसाव या अंतःस्यंदन होता है उसे एक क्रियाकलाप या एक एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं। तो इसके लिए देखिए हमें 1 लीटर वाली उपयोग की हुई प्लास्टिक की 3 पारदर्शी यानी कि ऐसी बोतल है जिनमें कि आर पार आसानी से दिखाई दे।
इस प्रकार की पारदर्शी बोतलें लेकर के इन्हें बीच में से काट देंगे और प्रत्येक बोतल के ढक्कन में एक छोटा सा छिद्र कर देंगे। इसके बाद इन्हें स्टैंड पर उल्टा रख देंगे। फिर एक बोतल में मृदा, दूसरी में बालू और तीसरी में बजरी डालेंगे, जैसा कि चित्र 7.10 में दर्शाया गया है। चित्रानुसार बोतलों के नीचे समान आकार के 3 बीकर रख देंगे और प्रत्येक बोतल में 200 ml जल डालेंगे। तो देखिए, इस तरह से 3 प्लास्टिक की 1-1 लीटर वाली बोतलें लेंगे, उनको बीच में से काट करके इस प्रकार से कर लेंगे और इनके नीचे ये जो ढक्कन लगा हुआ है उस भाग को इस तरह से नीचे कर देंगे और इस ढक्कन में छोटा सा छेद कर देंगे और एक बोतल के अंदर मृदा भर देंगे, एक में बालू और एक के अंदर बजरी भर देंगे और इस तरह से इनको स्टैंड पे लगा देंगे उल्टा करके और इनके नीचे 1-1 बीकर रख देंगे और अब प्रत्येक बोतल में 200 ml पानी डालेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि इन बोतलों में से ढक्कन के अंदर हमने छेद कर दिया है तो किसके अंदर पानी रिस करके सबसे ज्यादा आता है। तो इससे हमें यह पता चलेगा कि धरती के अंदर भी जो रिसाव की या अंतःस्यंदन की प्रक्रिया होती है वह किस प्रकार से, किस तरह की मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है, मृदा में, बालू में या बजरी में। तो अब है कि प्रत्येक बोतल में से प्रवाहित होकर के निकलने वाले जल की मात्रा का अनुमान लगाएंगे। 10 मिनट तक प्रत्येक बीकर में बोतल से प्रवाहित होने वाले जल को एकत्रित करके प्रत्येक बोतल से आने वाले जल की मात्रा की तुलना करेंगे, यानी कि किस बीकर में सबसे ज्यादा जल एकत्रित होता है। तो अब देखिए, हमारा जो अनुमान है और हमारी जो अवलोकन है उनको हम तालिका 7.5 में इस प्रकार से भरेंगे, जिसमें एक तरफ है भरी हुई बोतलें। तो हमने 3 बोतलें ली थी, बोतल संख्या 1, 2 और 3। अनुमान, हम क्या अनुमान लगाते हैं कि कौन सी बोतल में सबसे ज्यादा जल का स्यंदन होगा या रिसाव होगा, और अवलोकन करने पर हम क्या पाते हैं वह हमें अवलोकन में लिखना है। तो अब देखिए, बोतल संख्या 1 जिसमें कि मृदा थी, उसमें हमने अनुमान लगाया कि जो जल का रिसाव या अंतःस्यंदन होगा वो बहुत धीमा होगा, और जब हम अवलोकन करते हैं तो क्या पाते हैं कि वास्तव में सबसे ज्यादा धीमी गति से जल का रिसाव बोतल संख्या 1 में हुआ है, जिसमें कि मृदा भरी हुई है। यानी कि बीकर में जो पहला बीकर है उसमें सबसे कम मात्रा में जल एकत्रित हुआ है। इसी तरह से बोतल 2 जिसमें कि बालू भरी है, उसमें थोड़ा सा पहली वाली बोतल से ज्यादा तेज गति से, लेकिन तीसरी वाली बोतल से थोड़ा धीमी गति से इसमें रिसाव होता है। तो ये हमारा अनुमान है, और अवलोकन करने पर हम क्या पाते हैं कि बोतल संख्या 2 में जिसमें कि बालू भरी हुई थी, उसमें पहले बीकर से थोड़ा सा ज्यादा जल इकट्ठा होता है। तो इसका मतलब है कि बालू के अंदर रिसाव थोड़ा ज्यादा होता है। इसी तरह से बोतल संख्या 3 में जिसमें कि बजरी भरी हुई है, उसमें अनुमान लगाया कि इसमें तीव्र गति से जल का रिसाव होगा। तो जब अवलोकन करके देखा तो क्या पाते हैं कि जो तीसरा बीकर है उसमें सबसे ज्यादा जल की मात्रा एकत्रित होती है। इसका अर्थ है कि बजरी में से जल का रिसाव सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। तो अब ऐसा क्यों होता है कि क्यों मृदा के अंदर सबसे कम रिसाव होता है, बालू के अंदर उससे थोड़ा ज्यादा होता है और बजरी के अंदर सबसे ज्यादा होता है। यानी कि हमारे अनुमान और अवलोकनों से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि बजरी से जल सबसे तीव्र गति से, बालू से थोड़ा सा कम और मृदा में सबसे कम गति से जल रिसता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बजरी के कणों के बीच के जो स्थान हैं वे बालू और मृदा के बीच के स्थानों से अधिक चौड़े होते हैं, अधिक बड़े होते हैं। इसीलिए बजरी में से जल आसानी से रिस जाता है, यानी कि जल को आगे बढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। इसी प्रकार से जल भी पृथ्वी की सतह से नीचे की तरफ रिसता है, यानी कि जिस तरह की मिट्टी उस जल के रास्ते में आती है उसी के ऊपर निर्भर करता है कि पृथ्वी के अंदर जल कितनी मात्रा में रिसेगा या उसके अंतःस्यंदन की दर कितनी होगी। मृदा और चट्टानों से सतही जल के रिसने की प्रक्रिया अंतःस्यंदन कहलाती है। तो इस प्रकार से बालू या जो बजरी वाले इलाके हैं वहां पर जल ज्यादा आसानी से उसका रिसाव होता है या अंतःस्यंदन होता है। इस तरह से स्टूडेंट, हमने पाठ संख्या 7 के सभी अंदर के प्रश्न, सभी एक्टिविटीज, पाठ के अंत के सभी प्रश्नों को और पाठ के अंदर जो परिभाषाएं दे रखी हैं उन सभी को देख लिया है। अब हम अगले वीडियो में अध्याय 8 समय एवं गति का मापन, इसके अंदर के सभी प्रश्न, क्रियाकलाप और पाठ के अंत के सभी प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।